चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ठीक, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कूलॉम का नियम कहते किसे है और बेसिकली ये नियम जो है वो हमें बताता क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं। ठीक, दो चार्ज ले लिए, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए। ठीक, तो एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर भागेगी। यानी इस चार्ज की वजह से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किस तरह से, तो ये जो चार्ज है कांटेक्ट में तो है नहीं, तो ये जो चार्ज है अपनी चारों ओर कुछ तो उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है। तो जो ये चार्ज है वो चारों ओर जो कुछ उत्पन्न किया, जो क्रिएट किया एक चीज़, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसी तरह से होता है जिस तरह से अर्थ जो है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। देखिए, अर्थ है वो किसी वस्तु को किस तरह से अपनी ओर खींचती है, अर्थ से कुछ निकलता है फिर उसको पकड़ खींचता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थ बेसिकली करता क्या है, उस कुछ चीज़ें जो है वो अपनी चारों ओर उत्पन्न करती है, जिस वजह से इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, नीचे की ओर खींचता है। तो उस जो अर्थ जो अपने चारों ओर उत्पन्न किया वहाँ पे उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे चार्ज जो अपने चारों उत्पन्न किया उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हम लोग बेसिकली फील्ड तीन प्रकार से पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स का लॉ। तो बेसिकली आप समझ गए कूलॉम्स का लॉ बताता क्या है, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला बल, यानी एक चार्ज ये था एक चार्ज ये था, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा था, तो कितना बल लगेगा, बल जो फोर्स लगेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो इस जो सारी बातें हैं वो हम लोग कूलॉम के नियम से बता सकते हैं कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है। यानी कि देखिए, चलिए किस तरह से, आइए देखते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे एक चार्ज हम लोग लेते हैं Q1। ठीक, एक चार्ज ले लें Q1, यहाँ पे एक चार्ज ले लें Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक, तो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो अब हम लोग पहले डायरेक्शन देख लेते हैं कि फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा, इसका दिशा किधर होगी। तो देखो, इसके लिए बहुत सिंपल है, क्या करो, एक चार्ज को आप क्या कर दो, पकड़ लो और दूसरे चार्ज को छोड़ दो, तो जिधर भागेगा उधर फोर्स लगेगा। अरे सिंपल लॉजिक है, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ दो, तो जिधर भागेगा उधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जैसे ही इसको पकड़े इसको छोड़ दिए तो मान लो इधर ये भाग गया। ठीक, तो इसमें फोर्स किधर लग गया, F21। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, इस तरह से लिखते हैं इसको। यानी दूसरे पे फोर्स लगा किसकी वजह से, पहले की वजह से। तो अब इसको पकड़ो इसको छोड़ दो तो इधर ही भागा, तो इधर इसकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, इसको बोलते हैं F12, यानी फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, दूसरी वजह से इस पर फोर्स लगा। ठीक, अब इसमें देखिए कि मान लेते दोनों का हम लोग मास लेते हैं, इस चार्ज का मास लेते हैं m, दोनों सेम मास, दोनों चार्ज का हम लोग क्या करें, सेम मास को क्या कर लिए, ले लिए। ठीक, चलो अच्छी बात। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो फोर्स लगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना बल लगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो बल को हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ भागा, तो अगर एक्सेलरेशन अगर त्वरण अगर पता कर लिए, मास तो पता है, त्वरण अगर पता कर लिए तो बल आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मेजर कर लिए, यहाँ से यहाँ भागा तो इसका त्वरण क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, इस वजह से हम लोग क्या निकाल लिए, फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड। इस तरह से यहाँ भी इसका भी एक्सेलरेशन निकाल लिए और इसका भी निकल गया फोर्स 1-2 का क्या, मैग्नीट्यूड। तो हमने पाया कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, यानी परिमाण सेम हो गया। कैसे सेम हो गया, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन सेम था और इसका भी एक्सेलरेशन सेम था और मास तो दोनों सेम ही लिए, इस वजह से दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, देखिए इस तरह का सिनारियो आप कभी और पढ़े होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद कीजिए। यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट था, तो इस तरह से बोलते थे एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ का इस तरह से सिनारियो बनता था। अब जो है कूलॉम साहब अब क्या किए, आगे क्या किए इसके लिए, देखो आगे क्या किए बेसिकली कि अभी जो चार्ज है इस चार्ज को हम डबल कर दिए, मान लो चार्ज को दोगुना कर दिए। तो जैसे ही चार्ज को दोगुना किए तो हम कोई एक चार्ज को दोगुना किए तो हमने देखा कि फोर्स भी डबल हो गया, यानी कि अगर एक चार्ज को दोगुना किए तो फोर्स भी डबल हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जो इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, होना तो दोनों सेम ही है, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कोई किसी एक को डबल कर दो
कोई डबल होगा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी किसी एक फोर्स को डबल कर दो, सॉरी एक चार्ज को डबल कर दो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि सीधा समानुपाती हो गया। अब हम क्या किए कि जो बीच का दूरी है, ठीक, इसके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिए, बीच की दूरी को डबल कर दिए। तो जैसे ही बीच की दूरी को डबल किए तो हमने ये पाया कि जो लगने वाला बल था वो 1/4 हो गया। बीच की दूरी को डबल किया, लगने वाला बल 1/4 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इसका उल्टा हो गया, दूरी बढ़ा दी है, फोर्स घट गया। किस रेशियो में घटा, तो 1/r² के रेशियो में घटा। तो इस तरह से इसको हम लिख लिए, ठीक। अब जब रेशियो आने की, जब समानुपाती का चिन्ह आता है तो एक आता है समानुपाती नियतांक, इसको हटाने के लिए समानुपाती नियतांक यूज करते हैं, ठीक। तो इस तरह से समानुपाती नियतांक जब यूज करेंगे तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, F21 सेम ही है, F12 के भी सेम बराबर ही है। का मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा K Q1 Q2/r²। यहाँ पे देखो Q1 Q2 मल्टीप्लाई है, सेम ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये हो गया 1/r² के लिए, इसको हटाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे जो K होता है इसका मान होता है, कितना मान होता है, 1/4πε0। K का मान होता है 1/4πε0। अब कहिएगा यहाँ पे ε0 क्या है, तो ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन का मान भी होता है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट निकालते हैं, देखो कैसे यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे इस तरह से, अच्छा इस फॉर्मूला को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला को लिख सकते हैं, K की जगह पर ये लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब एप्सिलॉन का यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक। तो एप्सिलॉन को उठा के यहाँ ले आएंगे तो फोर्स नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कूलम², ऊपर कूलम² अपॉन यहाँ पर फोर्स आ गया न्यूटन मीटर², न्यूटन मीटर²। तो एप्सिलॉन का मान हो गया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम² अपॉन न्यूटन मीटर², ठीक। अब जैसे ही एप्सिलॉन का मान यहाँ पर रखते हैं तो K का भी मान आता है। K का मान क्या आता है, तो 9 × 10⁹। अब K का यूनिट अगर निकालना चाहें तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे चलाएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम²। तो यहाँ पे K का मान भी आप यहाँ से ला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फार्मूला हो गया कि F21 कितना फोर्स लगेगा, तो K Q1 Q2/r², इसी को 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे K का मान ये रहा 1/4πε0, एप्सिलॉन का मान ये रहा, K का मान ये रहा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो चार्ज के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके सहायता से, कूलम के नियम की सहायता से, ठीक। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला चीज, जो एवं फार्मूला, जो ये जो फार्मूला देख रहे हैं, ये दो चार्ज के बीच जब मीडियम होगा एयर या वैक्यूम, मतलब जब दो आवेश के बीच माध्यम जो होगा वो वायु या निर्वात होगा, तभी इस फॉर्मूला को आप लगा सकते हैं, ठीक। और बेसिकली जो चार्ज है, याद करो छोटा चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, ठीक। इसके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। चलिए अच्छी बात है, आप कह दिए कि जब दो चार्ज हो, हवा या निर्वात में रखा हो, तो इसके बीच जो पॉइंट चार्ज हो तो इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा K Q1 Q2/r² या तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलो अच्छी बात। अब क्या करते हैं, यदि मीडियम अलग हो, मीडियम चेंज कर दें। अगर मीडियम जो हो, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ से, आप यहां से कह सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच
वायु या निर्वात नहीं होकर कोई अन्य हो तो, अब वायु निर्वात ना हो कोई अन्य माध्यम हो, तब कितना फोर्स लगेगा? तब जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म और आ गया एप्सिलॉन। अब कहेगा ये एप्सिलॉन क्या है? तो देखो, तो यहाँ एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो एप्सिलॉन होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये सब याद करने का टर्म है, सब हमेशा याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। अब रिलेटिव परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आर है, इसका मान याद रखना, एक होता है कहाँ? एयर में। जब वायु माध्यम होगा तो इसका मान एप्सिलॉन आर का क्या हो जाएगा? 1। देखो, अब इस चीज़ को एप्सिलॉन की जगह पर हम इस चीज़ को लिख कर ये फार्मूला में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं एप्सिलॉन की जगह पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं कब? जब माध्यम वायु या निर्वात होके कोई अन्य माध्यम हो, तो उस तरह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, जब माध्यम होगा वायु या वैक्यूम तो ये फार्मूला, जब वायु या वैक्यूम के अलावा कोई अन्य माध्यम हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एप्सिलॉन आर का मान देखिए किसके लिए? वायु के लिए कितना होता है? 1। तब अगर वायु माध्यम होता तो यहाँ 1 रखते तो देखो सेम फार्मूला आ जाता कि नहीं? यानी रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है वायु के लिए। अगर वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम होता है तो उस कंडीशन में 1 से ज़्यादा होता है। अगर वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम हो तो एप्सिलॉन आर जो होगा वो 1 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। आप एप्सिलॉन आर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर, यहाँ पे देखो इस तरह नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स देखिए 2 तरह से, एक वायु अनिर्वात हो तब ये रहा, जब वायु निर्वात ना हो कोई और माध्यम हो तो ये रहा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लिए कूलॉम के नियम से सहायता से 2 चार्ज के बीच लगने वाले, वो भी कौन से चार्ज? पॉइंट चार्ज। ठीक, अब जो कूलॉम से नियम से जो फॉर्मूला आया इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका पहले आगे हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म। चलिए देखिए, आइए वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये रहा चार्ज था Q1, यहाँ पे ये चार्ज था Q2, बीच का दूरी मान लो यहाँ पे हो गया R। ठीक, बीच की दूरी क्या हो गया? R। चलो अच्छी बात। अब देखिए इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमको पहले पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में बनाए इस तरफ तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1। फाइनल ये रहा इनिशियल, तो हो जाएगा R2 माइनस R1। इसको लिख सकते हैं R12 इस तरह से, R2 माइनस R1 इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर लेना होगा तो हो जाएगा R1 माइनस R2, तो इसको लिख सकते हैं कैसे? R21। ठीक, यानी कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक, वो इस डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा? R12। अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना होगा इस डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा? R21 कैट। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया यूनिट वेक्टर। देखिए ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, कितना? F21। ये चार्ज इस पे लगाएगा इधर, कितना लगेगा? F12, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। ठीक, अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे? तो पहले हम अगर लिखना चाहें F21, वेक्टर फॉर्म लिखना है, ऊपर वेक्टर दे दिए F21, तो पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना है, उसकी कौन सी डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर यूज करना है? देखिए
F21 का डायरेक्शन इधर है, ठीक। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, यहाँ पे ये है r12, तो यहाँ पे कर दो r12 कैप, हो गया। इसी तरह से आप F12 को भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब F12 का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में ये रहा यूनिट वेक्टर r21 कैप। इस तरह से इसका हो गया क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर भी क्लियर। तो हम लोग देख लिए चार्ज का यूनिट वेक्टर, ठीक। अब इसके लिए कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, वो आपको जानना जरूरी है। देखिए पहला चीज हम शुरुआत में देखें तो यहाँ से चलिए वेक्टर फॉर्म हो गया। इस तरह से हम शुरुआत में देखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक, क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया वाला फोर्स होता है। दूसरी चीज जो ये जो बल होता है, ठीक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है वो होता है संरक्षी बल। याद रखना इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही यूजफुल है। कैसा बल होता है, संरक्षी बल, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक। तो यानी कि ये दूसरा बात याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। लोग बोलते हैं कितना सेंट्रल फोर्स भी होता है, क्यों सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि देखिए अलोंग द लाइन लग रहा है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक। अब इस सब सारे चीज़ों को आप अगर बोर्ड के पर्पज से आप देखते हैं, अगर चाहते हैं कूलॉम्स नियम क्या है, अब उसको लैंग्वेज में लिखना होता है, तो देखो कैसे लिखते हैं कि कूलॉम का नियम जो है वो कूलॉम का नियम है क्या, इसको लैंग्वेज में हम आपको पहले यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा। देखिए जो अभी चीजें देखिए उसको उसी चीज को आप लैंग्वेज में लिख दो, बस हो गया इसका। जैसे कूलॉम का नियम है क्या, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों, उसके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एवं दोनों को मिलाने वाली रेखा के एलोंग होती है। बस सिंपल। तो चलिए इसका लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इस तरह से था लैंग्वेज हो गया आपको। इसी सेम चीज़ जो आप पहले किए वही सेम चीज़ को हम लोग क्या किए, लैंग्वेज बना दी। इस तरह से आप अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है कूलॉम्स का नियम क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती, इस तरह से किए थे Q1 Q2, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। फिर इस तरह से हम लोग आगे किए थे। और एक चीज ध्यान देना ये कि इसकी जो डायरेक्शन या जो बल होगा वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एलोंग होगा। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखो आप इस तरह से भी ज्यूम कर सकते थे कि एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, अब ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ये भी एक्शन रिएक्शन हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो क्या ये भी संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के एलोंग ही होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ये जो लाइन है इसका इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक। चलिए आइए एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक चार्ज मान ले लिए Q1, ठीक, एक चार्ज ले लिए Q2। चलो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, आकर्षण करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक। चलो अच्छी बात, इसको बोल देंगे फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 F21। अब इन दोनों का चलो अच्छा चल रहा था, इस पर फोर्स ये लगा रहा था। अब एक और तीसरा चार्ज यहाँ पे आ गया Q3, एक और तीसरा चार्ज आ गया Q3, ठीक, यही मान लो नेगेटिव चार्ज है। तो ये भाई साहब इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, तो इधर। इसको बोल दिए F13 फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 3। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्या है कि जब मान लो ये चार्ज नहीं था तो इस पे कितना फोर्स लग रहा था, F12। अब जैसे ही तीसरा चार्ज इसमें एक कूद गया आके, तो इसके कारण क्या इस पे लगने वाला ये जो फोर्स है इस पे कोई असर पड़ा, तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरा आवेश के रहने या न रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी तीसरा आवेश रहे तब भी F12 का मान उतना ही होगा, अगर ना रहे तब भी F12 का मान उतना ही होगा, इस मान पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ अलग बात है इसका नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक।
लेकिन ये जो फोर्स है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है वो तीसरे आवेश के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से था एक प्रॉपर्टी। चलिए आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।